Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. IBPS SO एक ऐसा एग्ज़ाम जो हर साल हम देखते हैं, हर साल जिसमें 6 डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। उन 6 डिफरेंट पोस्ट में से 3 ऐसी पोस्ट है जो कि है आपका IT, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और साथ में है आपका लॉ ऑफिसर। ये तीनों पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स दे सकते हैं और बाकी 3 पोस्ट HR ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर और साथ में है आपका राजभाषा अधिकारी। ये तीनों पोस्ट के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। नाउ बहुत सारे कैंडिडेट्स इस कंफ्यूजन में हैं और कहीं ना कहीं वही गलती जो बाकी सारे कैंडिडेट्स कर जाते हैं, वही गलती जो हर साल हम देखते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने रिपीट करा है, वो है नोटिफिकेशन का वेट करना। आज का ये वीडियो इसी बारे में कि नोटिफिकेशन का वेट अगर हम करते रह गए तो हमारे हाथ से क्या क्या चला जाएगा, यानी कि क्या अगर नोटिफिकेशन का वेट ही हम करने वाले हैं तो आर वी गोइंग टू बी एट द पोजिशन, हम क्या उस पोजिशन तक पहुंच सकेंगे जहां से हमें ये क्लियरली पता चले, ये कॉन्फिडेंस मिले कि मेरा एग्जाम निकलने वाला है। तो चलिए इसी बारे में बात करने वाले हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ये बहुत छोटा सा क्रिस्प सा एक वीडियो होने वाला है, लास्ट तक बने रहना। एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आई एम श्योर वो स्ट्रैटेजी आप हर किसी को जो है वो बहुत बहुत हेल्प करेगी। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें और फ्री कंटेंट वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहे। डेली शाम को 6 बजे, मैं बता दूं आप सभी लोगों को, डेली शाम को 6 बजे मैं यूट्यूब पे अपने इसी चैनल पे आप लोगों की रीजनिंग की फ्री क्लास लेकर आती हूँ विद द बेस्ट ऑफ कंटेंट। ठीक है, रीजनिंग की फ्री क्लास विद द बेस्ट ऑफ कंटेंट। एक कोट के साथ शुरुआत मैं करूंगी, दैट लक फेवर्स द वन हु आर प्रिपेयर्ड। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लकी है, अगर हम किसी को लकी मान भी रहे तो उसने कभी ना कभी अपने जीवन का संघर्ष उसने किया होगा, स्ट्रगल उसने किया होगा कहीं ना कहीं। आज अगर वो कहीं पर है, किसी पोजीशन पर है, तो उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए उसने अपना ऑलरेडी वो पार्ट ऑफ स्ट्रगल किया होगा। हमें शायद वो पोजीशन दिखती है, हमें वो स्ट्रगल नहीं दिखता है, राइट। तो डू नॉट बी ओके विद कि अरे वो लकी है या ये लक है वो है, ऐसा नहीं। आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि अगर आप लकी भी होंगे तो तब होंगे जब आप प्रिपेयर्ड होंगे। सो फर्स्ट अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कीजिए और उसके बाद आप जो थोड़ा बहुत बचा हुआ काम है उसको किस्मत को करने दीजिए, बट ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे आज की वीडियो में। नाउ देखो, हमें ये सब अच्छे से जानकारी है कि मेरा जो प्रीलिम्स का पेपर है वो होने वाला 29 अगस्त 2026 को। अब यहाँ पे बच्चे जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन आपका करीब करीब आएगा जुलाई 15 अराउंड। ठीक है, मतलब जुलाई 15 अराउंड मैंने नंबर लिख दिया है, बट आप इसको ये मान के चलिए कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका 1.5 महीने पहले करीब रिलीज हो जाएगा। तो हम 15 जुलाई आसपास ये मान रहे हैं, या जुलाई के महीने में हम ये मान रहे हैं कि हमारा नोटिफिकेशन आएगा। अब सोचो अगर आपने नोटिफिकेशन का ही वेट किया और आपने तब तैयारी करना शुरू किया तो आपके हाथ में क्या होगा, सिर्फ 1.5 महीना। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इस प्रोसेस में आपको कितना टाइम लगने वाला है। नाउ अभी से अगर आप शुरू करेंगे तो आपके पास बचेंगे 3.5 महीने का टाइम, यानी कि 3 महीना 15 दिन अराउंड का आपके पास टाइम बचेगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करनी है आज, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमें हमारे एग्जाम को क्लियर करने से रोकते हैं। कुछ होते हैं बाहरी फैक्टर्स एक्सटर्नल, और कुछ होते हैं हमारे अंदर के फैक्टर यानी कि इंटरनल फैक्टर। जरा दोनों पे एक बार बात की जाए कि किस तरीके से एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर आपको एग्जाम में सिलेक्शन पाने या सिलेक्शन ना पाने में आपको पुश करते हैं। तो पहला हमारा है एक्सटर्नल फैक्टर। देखो वैकेंसी, कई बार हम ये दोष डाल देते हैं कि वैकेंसी कम है, वैकेंसी इतनी है, वैकेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, कि मार्केटिंग की वैकेंसी कम हो गई, कि IT वालों की वैकेंसी नॉर्मल आई है, AFO की नॉर्मल आई है। सी, इफ़ यू आर वेल प्रिपेयर्ड तो आपको अपनी जगह मिल जाएगी। वैकेंसी, यस वैकेंसी इज अ फैक्टर, लेकिन वैकेंसी शायद उस वेल प्रिपेयर्ड माइंड के लिए एक फैक्टर नहीं होना चाहिए जिसको अपनी तैयारी पे पूरा भरोसा है। तो कई बार हमारी जो वैकेंसी है वो कम हो जाती है, बट लेकिन आपका जो SO का एग्जाम है उसमें वैकेंसी आपकी ठीक ठाक आती है। रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम में और जो आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जामिनेशन में, उसमें एक यही एग्जाम है जिसमें सबसे बेहतर आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। CBO वगैरह में भी अच्छी वैकेंसी मिलती है, राइट। तो और SO में आपको ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिलती है। फिर दूसरा है कि नोटिफिकेशन लेट हो गया, नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन समय से पहले आ गया, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर भी आपके SO के एग्जाम में काम नहीं करता। पूछिए क्यों? क्योंकि SO के एग्जाम में आपका नोटिफिकेशन भले ही आपके एग्जाम से 1.5 या 2 महीने पहले आए, वो फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन IBPS कैलेंडर आपको डेट पहले ही बता देता है कि भाई आपका जो एग्जाम है वो 29 अगस्त को होना है। तो नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन 4 महीने पहले आए, नोटिफिकेशन 1 महीने पहले आए, नोटिफिकेशन 15 दिन पहले आए। आप जाके आईबीपीएस से ये नहीं पूछ सकते कि आपने नोटिफिकेशन 10 दिन पहले क्यों निकाला। आईबीपीएस ने पहले ही कैलेंडर आपका जारी कर दिया और उस कैलेंडर के हिसाब से आपका पेपर जो है, आपका एग्जाम जो है प्रीलिम्स का, वो 29 अगस्त को होना है। तो नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारी तैयारी गड़बड़ानी बिल्कुल नहीं चाहिए। तीसरा है डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल यस, कभी कभी क्या होता है कि आपका अचानक से डिफिकल्टी लेवल किसी एग्जाम का बढ़ गया। हालांकि अगर मैं ऐसे एग्जाम को स्टडी करूं, मैं पिछले 3 साल के पेपर को स्टडी करूं, तो पिछले 3 साल यानी कि अगर बात की जाए 2022 के पेपर की, तो 2022 का पेपर जो था वो क्वाइट डूएबल था। 2023 में हमने थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ते हुए देखा, 2024 में हमने डिफिकल्टी लेवल थोड़ा और बढ़ते हुए देखा। अब मैं ये आपसे बहुत क्लियरली कह सकती हूँ कि 2024 2025 इन दोनों सालों में, इन दोनों ईयर्स में जो आपका डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ गया है। पेपर हमारा अब इजी से मॉडरेट नहीं, अब मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ होने लगा है। तो आपको तैयारी भी अपनी वैसी करनी पड़ेगी। तो अगर ये बोला जाए कि अचानक से कभी हमारा एसओ का पेपर डिफिकल्ट आ जाएगा तो हमारी कट ऑफ यहाँ वहाँ हो जाएगी, आई विल से नो। क्योंकि पिछले 2 साल से हम ये कह सकते हैं कि पेपर जो है वो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट की ओर शिफ्ट हो गया। तो आपको तैयारी भी उसी लेवल पे करनी पड़ेगी, सो दैट यू आर नॉट सरप्राइज इन द एग्जामिनेशन। नाउ ये तो थे आपके एक्सटर्नल फैक्टर। अब बात कर लेते हैं इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर यानी कि जिनके थ्रू हम परसुएड हो जाते हैं, जिनके थ्रू हम मोटिवेट या डीमोटिवेट होते हैं हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर। तो पहला है आपका नो क्लैरिटी। भाई क्लैरिटी नहीं है कि मुझे एसओ का पेपर इस बार देना है कि नहीं देना है। मुझे पता तो है कि मैं इस साल जो है 29 अगस्त को एसओ का पेपर होना है, मैं एलिजिबल भी हूँ, बट मुझे श्योरिटी नहीं है, मुझे क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है मैं आरबीआई की तैयारी करूँ, हो सकता है मैं नबार्ड की तैयारी करूँ, हो सकता है मैं एसओ की तैयारी करूँ, हो सकता है मैं बैंक पीओ की तैयारी करूँ, हो सकता है मैं एसबीआई पीओ की तैयारी करूँ। तो मुझे क्लैरिटी नहीं है, और क्योंकि क्लैरिटी नहीं है तो हमारा एक डेडिकेशन के साथ एक एग्जाम की तैयारी हम नहीं कर पाए, पहला रीजन। दूसरा नोटिफिकेशन, अगेन दिस इज सच अ ह्यूज प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन का वेट करते रहना। और अगर मेरे इतने समझाने के बाद भी अगर हम स्टिल वी आर फिगरिंग आउट की नोटिफिकेशन आएगा तो अब वैकेंसी के हिसाब से हम तैयारी करेंगे, देन आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वो तैयारी आपकी इस साल के तो एग्जाम में काम नहीं आएगी, अगले एग्जाम्स में जरूर काम आएगी डेफिनेटली। अगर कभी भी काम करोगे, कभी भी कर्म करोगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा सूनर और लेटर। वो डिपेंड करेगा कि आपने कब से वो काम करना शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नो प्रॉपर स्ट्रैटेजी। हम तैयारी करना शुरू तो कर देते हैं, हम यूट्यूब के किसी एक चैनल से कुछ पढ़ रहे हैं, कहीं से कुछ पढ़ रहे हैं, हमने एक बुक ले ली, हमने जो है कहीं के मॉक ले लिए। देर इज नो प्रॉपर प्लानिंग, देर इज नो प्रॉपर स्ट्रैटेजी। आपने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा ही नहीं, आपको लेवल पता ही नहीं चला कि किस लेवल पे जाके तैयारी करनी है। आपने कॉन्सेप्ट एक चैप्टर के पढ़ तो लिए, लेकिन आपने उसके सेक्शन नहीं लगाए, आपने टॉपिक टेस्ट नहीं लगाया, और एट लास्ट बड़ा ब्लंडर जो हम कर जाते हैं, हमने मॉक टेस्ट ही नहीं लगाए, एग्जाम में जाके हमसे टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाया। सो व्हेन वी लैक इन स्ट्रैटेजी, अगर आप स्ट्रैटेजी में लैक कर जाओगे तो आपको कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, वो स्ट्रैटेजी की लैक की वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, पॉसिबिलिटी उसकी कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, जो एग्जाम आप जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, आईबीपीएस एसओ, ये एग्जाम आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है, आपकी स्पीड मांगता है, बट इट ऑल्सो डिमांड्स स्ट्रैटेजी। क्योंकि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे 40 मिनट में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, तो ये यहाँ पे आपकी प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे कौन से कॉन्फिडेंट एरियाज है, कौन सा मैं क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करूंगी या करूंगा, राइट? आपको पता होना चाहिए कि ये वाले तो जो टॉपिक्स है ये मैं बिल्कुल बाद में करूंगी, या अगर मुझे कोई टॉपिक नहीं करने की नौबत आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया मेरा वर्स्ट है, मुझे नहीं करना वाला टॉपिक। ठीक है, सो एवरीथिंग जो आप एग्जाम में अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो उसमें आपकी स्ट्रैटेजी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। सो स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नो प्रॉपर स्टडी प्लान। फिर हमारे पास एक स्टडी प्लान नहीं होता, हालांकि ये भी आपकी स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा हो गया कि हमारे पास स्टडी प्लान नहीं। स्टडी प्लान नहीं मतलब मुझे ये नहीं पता है कि मुझे कितने घंटे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे ये नहीं पता है कि मुझे अपनी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कैसे करनी है। हो सकता है मैंने सारा टाइम प्रीलिम्स में निकाल दिया और प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, अब मेरा मेंस रह गया, क्योंकि मेंस के लिए मैंने पहले से तैयारी नहीं कर रखी थी। तो आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा, और उस स्टडी प्लान पे आपको जो है 90% स्टिक रहना पड़ेगा। हम ये नहीं बोलते कि भाई एक लक्ष्मण रेखा खींच दो और उसी पे चलना है आपको, ऐसा नहीं है, बट आपको हाँ उस स्टडी प्लान को कम से कम 90% तो आपको उसको फॉलो करना जरूरी है। सो मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान। प्रोक्रेस्टिनेशन इज समथिंग लेट बैक एटीट्यूड। आज से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से करूंगा, परसों से करूंगा, नोटिफिकेशन आने के बाद करूंगा, नोटिफिकेशन आता है फिर
फिर तो हम पैनिक स्टेट में चले जाते हैं, हमारा नर्वस फेलियर हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि अगर तैयारी नहीं करी, मैं स्पेशली बिगिनर्स की बात कर रही हूँ, मैं रिपीटर्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रिपीटर वाला बच्चा जो है उसने सिलेबस कर लिया है, रिपीटर वाला बच्चा जो है उसको एटलीस्ट पता है कि पेपर कैसा आता है, रिपीटर वाले बच्चे को ये पता है कि मुझे मॉक कहाँ से लगाना है, क्या करना है, एनालिसिस करना उसे आता है। जो बिगिनर है उसके लिए सब कुछ बड़ा नया है, वो गलती करेगा, वो लड़खड़ाएगा और लड़खड़ाने के बाद वो उठेगा और फिर गलती करके फिर लड़खड़ाएगा, फिर उठेगा। पर अगर आपके पास वो कमी होगी टाइम की तो फिर कैसे आप संभल पाओगे? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। और वही प्रॉब्लम अगर आप टाइम से समझ जाओ तो शायद हम बहुत बेहतर जगह में अपने आप को महसूस करेंगे। सो प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है। अब ये तो हम समझ चुके हैं कि प्रिपरेशन इज द की, प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, बिना काम किए तो हमको कुछ मिलना नहीं है। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपल, बहुत बेसिक से स्टेप्स है, इनको फॉलो कीजिए। अपने आप फॉलो कर सकते हैं, अपने आप कीजिए। मेंटोर्स की हेल्प चाहिए, हमारी मदद चाहिए, बैचेस में जुड़ के कीजिए, बट कीजिए। ये प्रॉपर आपके स्टेप्स है जो आपको करने पड़ेंगे, इसके बिना काम चलेगा नहीं। पहला, आपके पास इतना समय होना चाहिए कि भाई आप पहले अपने PYQs को देख लो, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए पहले। सेकंड क्या करना है, सफिशिएंट टाइम। जब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है राइट टाइम प्रिपरेशन। जब आप एक सफिशिएंट टाइम लेके प्रिपरेशन करते हैं ना, जब आपके पास एक ठीक ठाक टाइम होता है, जैसे अभी हमारे पास 3.5 महीने का टाइम है, और इस 3.5 महीने के टाइम में अगर आप बिना एक दिन गवाए प्रिपरेशन करते हो तो आई थिंक आपके बहुत बेहतर चांसेस हैं सिलेक्शन के। कैसे? देखो, आपको एक तो टाइम मिल जाएगा अपने PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने का समय मिल जाएगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा, एनफ टाइम होगा अपने सिलेबस को कवर करने के लिए, ठीक है। देन आपको टाइम मिलेगा टॉपिक वाइज या सेक्शनल या फिर मॉक्स लगाने का टाइम आप लोगों को मिल जाएगा। आपको टाइम मिलेगा एनालिसिस के लिए और साथ ही साथ इंप्रूवमेंट के लिए। आपको टाइम मिलेगा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन क्या? या वो प्रिपरेशन जिसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में आ जाएंगे। वैसी प्रिपरेशन जहाँ पे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में तैयारी चलेगी। कैसे चलेगी? आप ये कर सकते हैं कि प्रीलिम्स को आप तैयार कीजिए मंडे से फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे का टाइम आप प्रीलिम्स के लिए रखिए, और फिर अपना सैटरडे संडे यानी कि जो वीकेंड है उनको आप क्या किसमें उसमें कम से कम 3 आवर्स का टाइम आप अपने मेंस को दे सकते हैं, जिससे आपका मेंस भी धीरे धीरे तैयार होता रहे। क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए कि जो मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें मेरे मेंस का बहुत रोल होने वाला है, ठीक है। एंड एट लास्ट अगर आप ये सब कुछ फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट माइंड के साथ एग्जाम हॉल में एंटर करेंगे, और वो कॉन्फिडेंस आपको जो है बेस्ट डायरेक्शन में लेके जाएगा। नाउ व्हाट इज द स्ट्रैटेजी दैट वी आर गोइंग टू फॉलो? हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले हैं सभी एसओ के एस्पिरेंट्स? मैंने यहाँ पे आपके लिए एक ओवरऑल एक स्टडी प्लान मैंने तैयार किया है। इस स्टडी प्लान को पर्सन टू पर्सन फिर इसको हम बाइफरकेट कर लेंगे, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे, बट एक ओवरऑल जो आइडिया मैं देना चाहती हूँ वो कुछ ऐसा है। मेरी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होगी कि पहले में मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू देम। गो थ्रू देम का मतलब है कि जैसे रीजनिंग है, आपने पिछले 2 साल के, अच्छा कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने? मुझे 3 साल के देख लो, काफ़ी है। पिछले 3 साल के देख लो, क्योंकि पिछले 3 साल में ही जो है जो डिफिकल्टी लेवल वगैरह वो चेंज हुआ है। पिछले 3 साल के देखो, एनफ होगा, मोर देन सफिशिएंट है। तो स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व नहीं करना है, कुछ आपको क्या करना है, केवल उनको देखना है। देखने से क्या होगा, आपको पता चलेगा, फॉर एग्जांपल आप रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, आपको पता चलेगा कि अच्छा कोडिंग से इस लेवल का क्वेश्चन आता है, अच्छा 2023 में ऐसा आया था, 2024 में ऐसा आया था, 2025 में ऐसा आया था। आपके दिमाग में एक डायरेक्ट कंपैरिजन मिल जाएगा, और आपके दिमाग में डायरेक्ट एक वो पिक्चर आ जाएगी कोडिंग डिकोडिंग की कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। अब जब आप कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर लगाओगे, जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जब उस पर टॉपिक टेस्ट लगाओगे, सेक्शन लगाओगे, तो आपके दिमाग में वो पिक्चर तुरंत आ जाएगी कि अच्छा वो लेवल का क्वेश्चन आएगा तो मुझे उस लेवल तक तैयारी करनी है। अब इससे क्या होगा, आपकी जो तैयारी बहुत स्ट्रीमलाइंड हो जाएगी, बहुत ही डेडिकेटेड हो जाएगी, फोकस्ड हो जाएगी। आपको पता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, और ऐसा करने पे आपको कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मुझे टाइम कितना देना है? 2 दिन का मैक्सिमम टाइम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने में देना है। और आपको क्या करना है, आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जिन बच्चों के एग्जाम में जैसे जो लॉ वाले हैं और जो राजभाषा वाले हैं उनके एग्जाम में क्या आता है, उनके एग्जाम में क्वांट नहीं आती है, उनके एग्जाम में जनरल अवेयरनेस आती है, तो वो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और इंग्लिश देखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने PYQs देख लीजिए, और अगर आपको समय मिलता है तो साथ में मेंस के भी PYQs देख लीजिए। देन डिवाइड द अवेलेबल टाइम इन 3 पार्ट्स। अब जो आपके पास अवेलेबल टाइम है, और वो अवेलेबल टाइम कितना आपके पास? 3.5 महीने का। कितने महीने का? 3.5 महीने का टाइम है। 15 दिन आपके पास मई के हैं, फिर जून, जुलाई, अगस्त
तो अगस्त में 29 को मेरा पेपर है, तो उसको भी अगर मैं ऑलमोस्ट 30 दिन का टाइम मान लूँ तो 3 महीने ये हो गए और 15 दिन मई के हो गए, तो 3.5 महीने का मेरे पास टाइम है। पहला पार्ट हमारा इस जो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मेरे पास क्या आएगा, मेरा सिलेबस। मुझे सिलेबस कंप्लीट करना, बिना सिलेबस के तो बात नहीं बनेगी। सिलेबस कवर करते वक्त तो मैंने जैसे कि पढ़ा, मैंने परसेंटेज पढ़ा या मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, तो कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट समझने के बाद मुझे क्या करना है, उस पर बेस्ड मिनिमम मुझे 25 क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि क्वांट हो जाए, रीजनिंग हो जाए, ये टॉपिक्स कैसे हैं, ये सब्जेक्ट कैसे हैं, प्रैक्टिस वाले हैं। तो यहाँ पे ना थ्योरी नहीं है, हिस्ट्री तो है नहीं, ज्योग्राफी तो है नहीं कि आपको थ्योरी पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा भी, तो आपको क्वेश्चन लगा के ही वो कॉन्सेप्ट को समझना है। तो जब आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हो तो आपने उस पर 25 क्वेश्चन लगाए, पहली दफा आपने 25 क्वेश्चन लगाए, फिर आप उस पर क्या लगाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएंगे। अब टॉपिक वाइज जो टेस्ट लगाना है, इसमें मेरे पास कम से कम 30 क्वेश्चन का टेस्ट मैं लगाऊंगी। इस प्रोसेस को मुझे लगेगा 1.5 से 2 महीने का टाइम, यानी कि इस प्रोसेस को पूरा करने में मुझे करीब करीब 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाएगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके जो 3.5 महीने का टाइम है, उस 3.5 महीने के टाइम में करीब करीब आपका 1.5 से 2 महीने का टाइम, अगर मैं मैक्सिमम टाइम आपको दे दूं 2 महीने का, तो अब मेरे पास इसमें से बचेगा कितना, मेरे पास बचेगा 1.5 मंथ का टाइम। कितने महीने का टाइम बचेगा, 1.5 महीने का टाइम। अब मेरा सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट होगा मेरा सेक्शनल टेस्ट, पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट लगाना है। यानी कि जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लगाऊंगी, और टेस्ट कितने मिनट का होगा, वो 40 मिनट का होगा। क्यों, क्योंकि मेरे एग्जाम में मुझे रीजनिंग 40 मिनट में 50 क्वेश्चन लगाने, तो वो 40 मिनट का पूरा आपका टेस्ट होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ये अब आपका अगला पार्ट होगा, सेकंड पार्ट। और इसी तरीके से सेक्शनल टेस्ट आपको सारे सब्जेक्ट्स के लगाने हैं, यानी कि आपको रीजनिंग का लगाना है, आपको क्वांट का लगाना है, और आपको इंग्लिश का लगाना है। जिनका जनरल अवेयरनेस आएगा लॉ वालों का, तो वो क्वांट की जगह जनरल अवेयरनेस का लगाएंगे। प्लस इंप्रूवमेंट, क्योंकि टेस्ट जब भी लगाओगे तो टेस्ट का मतलब है कि आपको पता चलेगा कहाँ पे स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपने जो है सिली मिस्टेक कर दी है ना। तो ये एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट आपको पता चलेंगे। आपको लग रहा है कि अरे ब्लड रिलेशन से तो मेरा हर बार क्वेश्चन गलत हो जाता है, मतलब आपको ब्लड रिलेशन को थोड़ा और डिटेल में वापस से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको लगता है कि अरे मैं जो है पजल कर तो लेती हूँ, लेकिन मुझे क्या है, मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब आपके स्पीड का प्रॉब्लम है, तो आपको उस पर और बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट आप उसकी जो है स्पीड बढ़ा सके, राइट। तो ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसको आपको कम से कम 20 दिन का टाइम देना है। कम से कम यहाँ पे आप 20 दिन का टाइम दीजिए। मुझे हालांकि लगता है कि अगर आप इस टाइम को थोड़ा बढ़ा के 20 से 30 दिन का भी कर लेंगे, तो ये आपके बेनिफिट में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंप्रूव काफ़ी ज़्यादा करना होगा। ये आपके पास एक मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं होंगे, आप इंप्रूव बेटर तरीके से कर सकते हैं। देन लास्ट आता है आपका थर्ड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट है आपका आखिरी पड़ाव, जो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जैसे कि आपको पूरा पेपर आने वाला प्रीलिम्स का, वो मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस के बाद आप एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट वापस से ढूंढेंगे, और फिर से आप क्या करेंगे, वही प्रोसेस दोहराएंगे। और इसके लिए आपके पास अब जो टाइम बचेगा, वो आप यहाँ पे टाइम लगा सकते हैं, कितना, अराउंड आप यहाँ पे टाइम लगा सकते हैं 1 मंथ का टाइम आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास बहुत टाइम रहेगा, बहुत टाइम रहेगा। एट लास्ट हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करनी है, यानी कि मुझे प्रीलिम्स और मेंस की साथ में तैयारी करनी है। जैसा कि मैंने बताया, प्रीलिम्स को आप कर सकते हो मंडे से फ्राइडे, और मेंस को आप कर सकते हो अपने सैटरडे एंड संडे में, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट कुछ कुछ आपको करते चलना होगा। सपोज आपके आईटी से आप फिल करना चाहते हो, और आपके जो मेंस का पेपर है उसका सिलेबस का 10 यूनिट है, तो कम से कम 3 यूनिट आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी के टाइम पे कवर करिए, क्योंकि बाद में वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है और कवर नहीं हो पाता है। नाउ सो दिस इज द होल प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में जो मैंने आपको बोला सिलेबस कंप्लीशन वाला टाइम, ये वाला टाइम जो 1.5 से 2 महीने का है, इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये वो टाइम होगा जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे, सही कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन मत करिएगा। अब यहाँ आपको अपनी एक चॉइस बनानी है कि आपको कैसे करना है। आपको जो फ्री सोर्सेज है वहाँ से अपने सारे जो है टॉपिक कवर करने हैं, तो आप वो कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ कैसे कर सकते हैं, वो भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कैसे करेंगे। आप पहले तो अपनी सोर्सेस आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कहाँ से मुझे सारा सिलेबस हो जाएगा। सिलेबस हो जाएगा मतलब मुझे सारे टॉपिक मिल जाएंगे। सारे टॉपिक मिलने के बाद क्या मुझे उन टॉपिक में जो रिलेवेंट
है हमारे एग्जाम के हिसाब से, क्या वो पढ़ाया जा रहा है, क्या मेरे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्या रेलेवेंट पढ़ाया जा रहा है, क्या अगर मुझे डाउट होगा तो वो मिल जाएगा, क्या मुझे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्या मेरा जो जनरल अवेयरनेस है वो वाला सब्जेक्ट क्या वो कवर हो जाएगा। तो आप अपनी सोर्सेज आइडेंटिफाई कर लो, इसके लिए 2 से 3 दिन का समय लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो कोई कौन कौन सी ऐसी फ्री सोर्सेज है जहाँ पे आपको सारे टॉपिक एक साथ करवाए जा रहे हैं, आपके डाउट्स भी डिस्कस किए जा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, साथ में आपके डाउट्स ले लिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आपका जो है हर एक टॉपिक कवर कराने के साथ साथ क्या वो टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें अगर आपके आइडेंटिफाई हो जाती है, गो विद दैट, और अपनी सोर्सेज को लिमिटेड रखे, गो विद दैट। पहला चॉइस ये। दूसरा चॉइस ये दैट यू कैन ज्वाइन विद अस, है ना। दूसरा चॉइस ये कि आप अपने इन फुल फ्लेजेड वेल क्यूरेटेड बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इन बैचेस की खासियत ये है कि इन बैचेस में आपको वो सारी चीज मिलेगी जो अभी अभी मैंने डिस्कस किया। आपको यहाँ पे लाइव सेशन में आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कराया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स डिलीवर किए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ दिए जाएंगे, आपके डाउट्स लिए जाएंगे, आपको बिल्कुल एग्जाम रेलेवेंट पढ़ाया जाएगा, यानी कि हर टॉपिक जो है, हर टॉपिक आपका बेसिक लेवल से शुरू होगा और वो जाएगा आपके एग्जाम लेवल तक। तो हर फैकल्टी को ये पता है कि एग्जाम का क्या लेवल है, अपने सब्जेक्ट को वो कहाँ से लेके जाएंगे, बेसिक से एग्जाम लेवल तक आपको पढ़ाने वाले हैं। और इन सभी बैचेस में ये एचआर का बैच अवेलेबल है, मार्केटिंग का है, आईटी का है, और आपका साथ में लॉ का बैच है। इन सभी बैचेस में आपको स्टडी प्लान मिल जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कैसे। आप जाएंगे अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे, ठीक है। जस्ट सिंपली गो ऑन दी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन। हम गए एप्लीकेशन पे, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का प्रीफेस आपको दिखाई देगा। ऑल कोर्सेज पे जाइए, रेगुलेटरी बॉडीज में जाइए। अब रेगुलेटरी बॉडी में जाने के बाद आईबीपीएस एसओ पे जाइए। आईबीपीएस एसओ के अंदर आप बैंक महापैक प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बैंक महापैक प्लस में भी आपको एसओ के बैचेस मिलेंगे, या फिर आप सीधे बैच में चले जाइए। ये लॉ का है, ये आईटी का है, एचआर का, व्यू ऑल करोगे तो आपको मार्केटिंग का बैच भी दिख जाएगा। सपोज मुझे आईटी ऑफिसर का बैच लेना है, ठीक है, मैंने आईटी के लिए अप्लाई किया है। अभी मैं आपको बता दूं कि इस बैच पे आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी। ये बैच अभी आपका इस समय 18 मंथ के लिए वैलिड है, और जैसे अभी 2-4 दिन के बाद ये बैच आपका 18 मंथ से 9 मंथ यानी कि सिंगल 9 मंथ की वैलिडिटी पे आ जाएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अब जब आप इस बैच में नीचे आओगे, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जब आप इस बैच में नीचे जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, तो आपको यहाँ पे इस बैच के से रिलेटेड सारी चीजें दिखाई देंगी कि कौन कौन से फैकल्टीज हैं, वो फैकल्टीज आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उनका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है बच्चों के साथ, उनका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे स्टडी प्लान पे। ये स्टडी प्लान जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जैसे आपका बैच शुरू होगा, आईटी वालों के लिए उनका मेंस का आईटी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, क्वांट पढ़ाई जाएगी, रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। अब सपोज इसमें मैंने क्लिक किया क्वांट के सिलेबस पे। अब क्वांट के सिलेबस पे मैंने क्लिक किया तो आपको ये जो दिख रहा है ये प्रॉपर बैच है। जैसे 15 मई से ये बैच आपका शुरू हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। 15 मई को आपको फ्राइडे को 10 से 11 बजे आपको ओरिएंटेशन क्लास मिली। उसके बाद 16-17 सैटरडे संडे हम ऑफ देते हैं ताकि बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर सके, रिवीजन कर सके। फिर मंडे से वापस से आपकी क्लास आ जाएगी और पूरे टॉपिक यहाँ पे मेंशन है कि सबसे पहले क्या टॉपिक होगा, उसकी कितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, फिर कौन सा टॉपिक होगा। ये पूरा का पूरा आपको क्या दिखा रखा है, ये पूरा का पूरा आपको सिलेबस कब कैसे कंप्लीट कराया जाएगा वो दिखा रखा है। और लास्ट में 24 जुलाई को आपका सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी कि 1.5 से 2 महीने का जो मैंने आपसे टाइम बोला था उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस स्टडी प्लान को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, सो दैट यू ऑलवेज नो कि आज मेरा क्या टॉपिक होने वाला है और आप उस टॉपिक को पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर करके जा रहे हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये हमें करना है। और इसी तरीके से आपका रीजनिंग का, इंग्लिश का, आईटी का, सबका आपको स्टडी प्लान यहाँ पे दिख जाएगा। आपके सारे डाउट्स यहाँ पे जो है वो कवर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, बैच को लेने के लिए, बैच में एनरोल करने के लिए यहाँ पे जाके करना है बाय नाउ। और बाय नाउ करने के बाद यहाँ पे आपको लगाना है अपना डिस्काउंट कोड। डिस्काउंट कोड लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बिना डिस्काउंट कोड के हमें जो है जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो ये अभी वर्क नहीं कर रहा, बट मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको। डिस्काउंट कोड आप लगाओगे यहाँ पे Y651
और ये डिस्काउंट कोड लगाने के बाद आप यहाँ पे कर दोगे अप्लाई, और अप्लाई करके ये बैच आपको जो अभी दिखाई दे रहा है इतने का, ये आपको 2500 अराउंड ये बैच आप लोगों को मिल जाएगा। तो टाइमली इसमें एनरोल कर लीजिएगा सो दैट आपको कोई भी क्लास मिस ना करनी पड़े। अगर सपोज आप 3 दिन के बाद एनरोल करेंगे तो आपका 3 दिन का कंटेंट आपको फिर रिकॉर्डेड देखना पड़े। ऐसा नहीं कि आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि जो भी क्लास आपकी लाइव होती है वो रिकॉर्ड होती है, और फिर आप अगर 3 दिन आपकी क्लास लाइव मिस होगी तो आप उसको रिकॉर्डेड में जाके कवर कर सकते हैं। साथ में एक और स्पेशली इस बैच का एडिशन है वो ये कि इस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मुझे जल्दी अपना, मुझे 1.5 महीने में नहीं बल्कि मुझे 1 महीने में अपना सिलेबस कवर करना है, मेरे पास अगर सारे वीडियोस होते तो मैं जल्दी जल्दी कवर कर लेता, मेरे पास तो मैं तो 12-12 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो वो फैसिलिटी आपकी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड वीडियोज़ में जाके आप कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, द कोड इज़ Y651। ये आपका डिस्काउंट कोड है, और अड्डा की ऐप में जाके आप अपने कॉइन्स भी लगा देना, और उन कॉइन से भी आपकी जो है फीस थोड़ा कम हो जाएगी। आई विल सी यू इन द क्लासेस। ऑल द वेरी बेस्ट।